जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो भी रिकर्जन रिलेशंस के मतलब ही है, लेकिन रिकर्जन्स को हमने आज तीसरा मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है, जो कि मास्टर थ्योरम है। मास्टर थ्योरम हमने सबसे पहला रिकर्जन्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व किया, उसके एग्जांपल सॉल्व की। फिर हमने रिकर्जन्स ट्री के ज़रिए रिकर्जन्स को सॉल्व किया, रिकर्जन ट्री मेथड की एग्जांपल्स को सॉल्व किया। अब हमने मास्टर थ्योरम को यूज़ करना है रिकर्जन्स को सॉल्व करने के लिए, रिकर्जन सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। जी, अच्छा, जिस तरह हमने दो तरह के फंक्शन पढ़े हैं, एक है डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन रिकर्जन्स, और दूसरा हमने डिवाइडिंग रिकर्जन फंक्शन। तो मास्टर थ्योरम को भी हम डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी इम्प्लीमेंट करेंगे और डिवाइडिंग फंक्शन के लिए भी इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे पहले जो हमने दो मेथड पढ़े हैं, ट्री मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी हमने डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी इम्प्लीमेंट किए हैं दोनों मेथड्स, और डिवाइडिंग फंक्शन के लिए भी इम्प्लीमेंट हमने किए हैं दोनों मेथड्स, ठीक है। अब हमने ये एग्जांपल्स हमने पीछे दो मेथड्स के को यूज करते हुए सॉल्व किए हैं। ये चारों एग्जांपल जो हैं हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए भी सॉल्व की हैं और ट्री मेथड के जरिए भी सॉल्व की हैं। यानी कि ये चारों आपके पास जो एग्जांपल्स हैं, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए भी सॉल्व की हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए भी और ट्री मेथड के जरिए भी सॉल्व की हैं। ये चारों एग्जांपल्स, यानी कि इन चारों की आपने सब्स्टिट्यूशन के जरिए भी रिकर्जन सॉल्व की हैं, ठीक है, और ट्री मेथड के जरिए भी जब रिकर्जन सॉल्व की हैं, तो इन चारों का आंसर दोनों मेथड के जरिए सेम निकला है। यानी कि इस मेथड के ऊपर जब आपने रिकर्जन ट्री अप्लाई की और सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया, तो उसका आंसर ये बिग ऑफ n हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। इसी तरह इस एग्जांपल का आंसर दोनों मेथड के जरिए हमारे पास ये निकला था n बिग ऑफ n स्क्वायर। ये थर्ड एग्जांपल्स का आंसर हमारे पास n log ऑफ n हमारे पास दोनों मेथड के जरिए हमने कैलकुलेट किया था, फाइंड आउट किया था। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल को भी हमने दोनों मेथड के जरिए सॉल्व किया था और उसका आंसर हमने बिग ऑफ 2 की पावर n कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने ऑब्जर्व करनी है, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व ये करनी है कि हमने देखना है कि ये रिकर्जन्स में पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि पैटर्न किस तरह से है, या रिकर्जन्स को ऑब्जर्व करना है कि रिकर्जन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि चेंज होने से आंसर चेंज आएगा और चेंज ना होने से आंसर सेम आएगा। वो देखते हैं कुछ चीज़ें। ये सिंपली ये कहूँ कि आपने रिकर्जन इक्वेशंस को आपने ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कैसे करना है? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये 3 एग्जाम्पल आप देखें ज़रा, फर्स्ट 3 एग्जाम्पल में आपके पास जो टी ऑफ एन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक एग्जाम्पल टी ऑफ एन, फर्स्ट वाली एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, टी ऑफ n माइनस 1 प्लस 1, ये एग्जाम्पल है। अब ये फर्स्ट 3 एग्जाम्पल में आपने एक चीज़ नोट करनी है कि इनका जो कोफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, ये ऑब्जर्व करें। फर्स्ट 3 एग्जाम्पल में कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है?
1, फर्स्ट 3 एग्जाम्पल के लिए कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। क्लियर? पहली चीज ये ऑब्जर्व कर लेंगे। अब इस कोफिशिएंट को मैं एक नाम दे रहा हूं ए, ठीक है, ए, यानी कि मैंने इस कोफिशिएंट को नाम दे दिया ए, जो कि फर्स्ट 3 एग्जाम्पल में आ रही है। क्लियर? अब लास्ट वाली फोर्थ वाली एग्जाम्पल में देखें, इसमें हमारे पास कोफिशिएंट क्या है? इसमें कोफिशिएंट हमारे पास निकला है ये ट्रू। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? ट्रू। ठीक है, इसी तरह बाकी एग्जाम्पल्स भी हो सकती हैं, उनको कोफिशिएंट कुछ भी आ सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ए की वैल्यू 10 हो सकती है, ए की वैल्यू 50 हो सकती है, ए की वैल्यू 3 हो सकती है, ए की वैल्यू 1.2 हो सकती है, ए की वैल्यू 0.5 हो सकती है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ए की आ सकती है, क्लियर, जो कि ग्रेटर देन 0 होगी। क्लियर? अब दूसरी चीज, ये चीज जहन में रखनी है कि आपके पास अगर कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट 1 है, यानी कि ए की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो आपके पास आंसर जो आएगा, इस जो भी रिकर्जन है, आंसर जो आएगा वो सिंपली आपके पास ये आंसर आएगा कि आप, बल्कि अभी आप ये समझिए कि कोफिशिएंट की वैल्यू आपके पास आ गई। अभी हम थ्योरम की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में ही मैं डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ ये ध्यान में रखें कि कोफिशिएंट की वैल्यू आपने ऑब्जर्व करनी कि आपकी रिकर्जन की एग्जांपल के अंदर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है। पहली चीज ये आ गई। अब कोफिशिएंट की वैल्यू मैंने बताया कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, किसी भी तरह की इक्वेशन मेरे पास आ सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे मैं 1/2 t ऑफ n n - 1 प्लस 1 कर दूं, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है? ठीक है, 1/2। क्लियर? यहाँ पे इस कोई भी एग्जांपल आ सकती है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। पहली चीज ये ऑब्जर्व करनी है। अब इन्हीं एग्जाम्पल को हम मास्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, और मास्टर थ्योरम में भी इन्हीं एग्जाम्पल का यही आंसर आएगा जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और ट्री मेथड के जरिए कैलकुलेट किया है। मास्टर थ्योरम के जरिए भी हम इन्हीं एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और जब हम इन एग्जाम्पल को मास्टर थ्योरम के जरिए सॉल्व करेंगे तो हम इन्हीं एग्जाम्पल का सेम आंसर निकलेगा जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए आया है। और उसके लिए आपने ए की वैल्यू को ऑब्जर्व करना है, पहली बात, ठीक है। अब इसमें एक और बात, एक और वैल्यू ऑब्जर्व करें। अब इसमें एक और वैल्यू हो सकता है कि कुछ रिकर्जन ट्री आपके पास कुछ इस तरह की भी रिकर्जन ट्री आ जाए, टी ऑफ एन माइनस ट्रू प्लस 1। क्लियर? या इस ट्रू की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इन एग्जाम्पल्स, इन 4 एग्जाम्पल में हमारे पास ये वैल्यू क्या है, 1 है। अब इसको, इस वैल्यू को मैं अगर कोई वेरिएबल का नाम दे दूं b, ठीक है, इस वैल्यू को मैं b का नाम दे दूं, तो मेरे पास दो चीजें आ गई, एक a आ गया, ठीक है। इसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी इक्वेशन में a क्या है, और दूसरा आपने b को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी रिकर्जन रिलेशन में b की वैल्यू क्या है। इन दोनों के अकॉर्डिंग आपने अपनी रिकर्जन्स को मास्टर थ्योरम अप्लाई करते हुए सॉल्व करना है। यहाँ पे b की वैल्यू इन चारों एग्जांपल्स में b की वैल्यू क्या है, 1 है। लेकिन जो मैंने ये एग्जांपल लिखी है इसमें b की वैल्यू क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो a और b की वैल्यू को आपने आइडेंटिफाई कर लेना इन शॉर्ट।
ठीक है, आपने जब भी रिकर्जन इक्वेशंस को सॉल्व करना है मास्टर थ्योरम के लिए, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो आपने ए की वैल्यू को ऑब्जर्व कर लेना और बी की वैल्यू को ऑब्जर्व कर लेना, ए और बी की वैल्यू को आपने आइडेंटिफाई कर लेना, ठीक है। तीसरी बात, तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए? तीसरी ऑब्जर्वेशन ये होनी चाहिए कि आपके पास ये जो फंक्शन है ये कौन सा है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास ये 1 है, सेकंड एग्जांपल में सिंपल n है, थर्ड एग्जांपल में हमारे पास log ऑफ n है, फोर्थ एग्जांपल में फिर 1 है। अब इस फंक्शन को मैं एक नाम दे देता हूं कि f ऑफ n। ये हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ n, ये आपने ऑब्जर्व कर लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। तीन चीजें क्लियर। पहली चीज कि ए की वैल्यू आपने ऑब्जर्व करनी कि आपकी ए की वैल्यू क्या है। दूसरी, बी की वैल्यू आपने आइडेंटिफाई करनी। तीसरा, एफ ऑफ एन के इस ये फंक्शन ये बेसिकली आपका एफ ऑफ एन है इसके इस एग्जांपल के लिए, ठीक है। इस एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल के लिए ये 1 जो है ये एफ ऑफ एन है और सेकंड एग्जांपल के लिए ये n जो है ये एफ ऑफ एन है, ठीक है, एफ ऑफ एन ये आपने आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। ये तीन चीजों का आपने गौर करना है, क्लियर जी। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इन्हीं 4 एग्जांपल को हमने मास्टर थ्योरम के जरिए सॉल्व करना है, क्लियर जी। अब हम रिकर्जन्स की एक जर्नल फॉर्म बना लेते हैं। जर्नल फॉर्म क्या है? ये हमारे पास एक जर्नल फॉर्म है कि यहाँ पे ए जो है ये कोई भी कोफिशिएंट है, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो 1/2 भी हो सकती है, ठीक है, और इसी तरह 1/4 भी हो सकती है, ठीक है, या ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू हो सकती है ए की, ठीक है ना। ए की ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये आपने मैंने कहा था कि आपने आइडेंटिफाई कर लेना ए की कोई भी वैल्यू होगी। दूसरा, दूसरी ऑब्जर्वेशन मैंने क्या कही थी कि आपने बी की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेना है। बी बी यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल्स में 1 था और बी भी मोस्टली जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हमने n में से 0 माइनस कर रहे हैं तो 0 माइनस करने का फायदा ही नहीं है। फिर तो हमारे पास अगर हम सपोज कि हम n की सॉरी b की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो n माइनस 0 मीन्स कि हमारे पास सिंपली t ऑफ n आ जाएगा। फिर तो हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, बट इट हमारे पास इसलिए इसलिए ये कंडीशन लगाई है कि एम बी जो है ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्लियर, सॉरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सॉरी बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्लियर। जैसे पिछली 4 एग्जांपल्स में हमने हमारे पास बी की वैल्यू 1 थी, क्लियर। तीसरी बात हमने ये कहा था कि एफ ऑफ एन ये हमारे पास एफ ऑफ एन है, ठीक है। इस एफ ऑफ एन को हमने ये पूरा इक्वेशन ये एफ ऑफ एन हमारे पास आंसर आ सकता है, ठीक है, डायरेक्टली बिग ऑफ एन की पावर के, और कंडीशन ये है कि के इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए 0। अब ये कंडीशन कैसे, ये आंसर कैसे निकलेगा ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हम अभी प्रूव करेंगे, ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। करते हैं एग्जांपल सॉल्व करते हैं, लेकिन एग्जांपल सॉल्व करने से पहले इस थ्योरम के मुख्तलिफ जो आपके पास केसेस हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, उनको देख लेते हैं। मुख्तलिफ केसेस हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले मुख्तलिफ केसेस हैं, उन केसेस को आपने जर्नली अभी हम ओवरव्यू करेंगे, लेकिन केस बाय केस हम फिर इनकी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, क्लियर। जी, फर्स्ट केस जैसे मैंने बताया, ये फर्स्ट केस कैसे बनेगा? जब हमारे पास ए की वैल्यू
हमारे पास लेस देन 1 होगी। इट मीन्स हमारे पास कोई भी ऐसी रिकर्जन, जैसे मैं एक रिकर्जन लिख रहा हूँ टी ऑफ एन, ठीक है, 1/2 टी ऑफ एन माइनस 2 प्लस लॉग ऑफ एन। ये एक मैंने रिकर्जन लिख ली, अपने से लिखी, कोई भी रिकर्जन है, लेकिन आपने इसका ए की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। ए की वैल्यू को आपने आइडेंटिफाई करना है कि ए की वैल्यू क्या है। अगर ए की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग है, तो हम कहेंगे कि ये फर्स्ट केस है मास्टर थ्योरम का डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। हम इस रिकर्जन के लिए इस रिकर्जन के ऊपर फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे मास्टर थ्योरम का। क्लियर? आपने ए की वैल्यू से आइडेंटिफाई करना है कि रिकर्जन के ऊपर कौन सा केस अप्लाई होगा। क्लियर? ए की वैल्यू से, अगर ए की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे, और जब हम फर्स्ट केस अप्लाई करेंगे तो हम फर्स्ट केस में आंसर डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेंगे केस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब फर्स्ट केस मैंने अप्लाई किया। फर्स्ट केस क्या कहता है कि आपका जो एफ ऑफ एन फंक्शन है, फर्स्ट केस ये कहता है कि आपका जो एफ ऑफ एन फंक्शन है वही आपका आंसर होगा। क्लियर? एफ ऑफ एन फंक्शन क्या है, इस रिकर्जन में मेरा एफ ऑफ एन क्या है, ये एफ ऑफ एन है इस केस में, इस एग्जांपल में। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या कहता है, आपने ए की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया और इस कंडीशन को चेक किया, ए लेस देन है 1। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन के ट्रू होने पे ये क्या कहता है कि हम, ये आंसर है, ये बेसिकली आंसर लिखा है। ठीक है, ये जर्नल फॉर्म में आंसर है, यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर। ठीक है, ये जर्नल फॉर्म में आंसर है, जर्नल आंसर। ठीक है, अब ये जर्नल आंसर है। अब जर्नल आंसर मींस बिग, इस इक्वेशन का अगर मैंने अप्लाई करना है इसके ऊपर केस, तो मैं क्या, इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, बिग ऑफ एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन क्या है, एफ ऑफ एन मेरे पास है लॉग ऑफ एन, तो लॉग ऑफ एन मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये मेरी रिकर्जन का आंसर होगा, जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी, इस एग्जाम्पल का फाइनल आंसर। क्लियर? यानी कि आपने ए की वैल्यू से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सिर्फ ए की वैल्यू से आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास ए की वैल्यू क्या है, और उस वैल्यू को आपने इस कंडीशन के चेक करना है कि अगर ए की वैल्यू लेस देन है 1, देन आपने सिंपली जो भी एफ ऑफ एन है उस एफ ऑफ एन को आंसर डिक्लेयर कर देना है बिग ओ के साथ, कि बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एन जो है वो आपका आंसर होगा। ये आंसर है जनरल फॉर्म में। क्लियर? जी, नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या है कि अगर ए की वैल्यू 1 आ जाए, जैसे हमने पीछे सारी एग्जांपल सॉल्व की, पीछे 4 की 4 एग्जांपल्स हमने यही सॉल्व की हैं ए की वैल्यू 1 के साथ। ठीक है, ए की वैल्यू 1 के साथ, जैसे टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस 1, ये एग्जांपल्स हमने, फर्स्ट वाली एग्जांपल हमने ये वाली सॉल्व की है। अब इसमें ए की वैल्यू क्या है, इसमें ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, ए इक्वल है 1। ठीक है, ए की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली। इसमें एफ ऑफ एन क्या है, एफ ऑफ एन हमारे पास क्या है, 1, सिंपली 1। हमारे पास एफ ऑफ एन क्या है, 1। ठीक है, अब इसके केस की तरफ आए। अब अगर वो केस क्या कहता है कि अगर ए की वैल्यू इक्वल है 1, तो हमारा ये फाइनल आंसर है जनरल टर्म में। जनरल टर्म में आंसर क्या कहता है कि आपने एफ ऑफ एन के साथ एन को मल्टीप्लाई करना है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, बिग ऑफ एफ ऑफ एन क्या है मेरा 1, मल्टीप्लाई किसको करना है साथ, एफ ऑफ एन को मल्टीप्लाई करना है किससे, एन से, एन से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा मेरे पास, बिग ऑफ एन। ये फाइनल आंसर। क्लियर? यानी कि आपने क्या करना है कि एफ ऑफ एन को सेकंड केस के अंदर की बात कर रहा हूँ, एफ ऑफ एन को आपने सिंपली एन से मल्टीप्लाई कर देना। ये एफ ऑफ एन है, ठीक है, वन इस सूरत में, ठीक है, वन को आपने एन से मल्टीप्लाई कर देना। अगर एफ ऑफ एन होता, सपोज कि एफ ऑफ एन हमारे पास कोई इस तरह की एग्जांपल होती, जैसे मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ एन माइनस वन, ठीक है, इक्वल है, सॉरी एक मिनट, दी जैसे टी ऑफ एन माइनस वन है प्लस लॉग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास सपोज के एक दूसरी एग्जांपल में ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू, इसमें भी ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल है वन। हमारे सेकंड केस को की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये इस सेकंड केस की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब इसका आंसर हमने लिखना है, इसका आंसर कैसे लिखना है, बिग ऑफ, हमने एन आएगा ही आएगा, एन मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन हमारे पास इस एग्जांपल में एफ ऑफ एन क्या है, ये एफ ऑफ एन है लॉग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, ये एफ ऑफ एन है। अब इसमें हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई लॉग ऑफ एन स्क्वायर। ये एन क्यूब नहीं बनेगा क्योंकि ये सिंपल एन है और ये लॉग ऑफ एन स्क्वायर है, ठीक है। तो ये एन क्यूब नहीं बनेगा बल्कि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई होकर ये सिंपली हम इसको लिख सकते हैं बिग ऑफ एन लॉग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। ये फाइनल आंसर होगा कि हमने एन को एफ ऑफ एन से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। क्लियर? जब हमारे पास ए की वैल्यू वन होगी तो हमारा केस नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? अब आते हैं केस नंबर 3 की जानब। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या कहता है कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो जाए, जैसे हमने पीछे 4 एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल को सॉल्व किया है, फोर्थ वाली एग्जांपल हमारे पास है और मैं लिख रहा हूँ टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन। अब इसमें ए की वैल्यू क्या है, इसमें ए की वैल्यू हमारे पास टू है, ए इक्वल टू टू, यानी कि ग्रेटर देन वन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब ये ग्रेटर देन वन है तो हमारे पास जर्नल आंसर ये है, जर्नल आंसर। जनरल आंसर क्या है देखते हैं, इसको लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका कर क्या है, एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन हमारे पास इसमें क्या है, एफ ऑफ एन हमारे पास इसमें है वन इस एग्जांपल में, ठीक है। एफ ऑफ वन, एफ ऑफ एन वन है, वन मल्टीप्लाई होगा किससे, ए की पावर एन से, ए की पावर एन, ए की पावर एन क्या है, ए की पावर ए की वैल्यू क्या है टू, इसका मतलब टू की पावर एन, एन यहाँ पे हमारे पास क्या है, टू की पावर सिंपली, यानी कि टू की पावर एन हो जाएगा। क्लियर? तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बिग ऑफ टू की पावर एन, ये हमारे पास वही आंसर आएगा जो हमने रिकर्जन ट्री और सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए सोल्व किया, कैलकुलेट किया है, ये वही आंसर आएगा। क्लियर? इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर मेरे पास कोई रिकर्जन ट्री सॉरी रिकर्जन इक्वेशन इस तरह की आ जाए, फोर टी ऑफ एन माइनस वन
ठीक है, प्लस लॉग ऑफ एन, या सिंपल एन आ जाए या एन स्केयर आ जाए या लॉग ऑफ एन आ जाए। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, तो एन स्केयर कर लेते हैं इसको, या एन क्यूब कर लेते हैं, प्लस एन स्केयर। अब इसमें ए की वैल्यू क्या है, इसमें ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, ए इक्वल टू 4, और एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास है एन स्केयर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं रिकर्जन को। बिग ऑफ, जनरल आंसर क्या है, जनरल आंसर में हमारे पास एफ ऑफ एन आता है, एफ ऑफ एन हमारे पास क्या है, ये जनरल आंसर है। ठीक है, सबसे पहले एफ ऑफ एन आएगा, एफ ऑफ एन मीन्स एन स्केयर, एफ ऑफ एन हमारी एग्जांपल में एन स्केयर है, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, क्या मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए, ए ए क्या है 4, और 4 की पावर क्या हो जाएगी एन। ये हमारे पास इस इक्वेशन का, इस रिकर्जन का सॉल्यूशन होगा कि एन स्केयर 4 की पावर एन। क्लियर, ये 3 केसेस हैं हमारे पास मास्टर थ्योरम के डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। आज हम सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन के हवाले से मास्टर थ्योरम को इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट हर केस की एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक केस नंबर 3 का बी पार्ट भी है। बी पार्ट क्या है उसकी एग्जांपल में मैं दे देता हूँ आपको अभी। बी पार्ट के लिए कि इसकी एग्जांपल में अभी जो आपने सोल्व किया है कि 4, सपोज कि हमारे पास एक रिकर्जन है 4 टी ऑफ एन माइनस 3 प्लस एन क्यूब। अब इसमें ए की वैल्यू क्या है, ए हमारे पास है 4। ठीक है, इसमें बी हमारे पास क्या है, अब बी को भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि बी ग्रेटर देन 1 आ गया है, बी भी चेंज हो रहा है। अब बी हमारे पास 3 है, और एफ ऑफ एन हमारे पास क्या है एन क्यूब। ठीक है, तीनों वैल्यू आपने ऑब्जर्व कर ली। ठीक है, अब इसको लिखना है, लिखना कैसे है, इसके लिए जर्नल आंसर ये है, जर्नल आंसर। ठीक है, केस का कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अब ये केस भी उन रिकर्जन्स के लिए अप्लाई होगा जहां पे बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। यानी कि यहाँ ये केस जो है, केस नंबर 3 जो है, इसके लिए आपने ये भी देखना है कि बी जो है ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। फिर आप ये केस नंबर 3 का बी पार्ट आप अप्लाई करेंगे। अगर, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी की वैल्यू केस नंबर 3 ए पार्ट में बी की वैल्यू इक्वल 1 होगी। ठीक है, अगर बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आप केस नंबर 3 का बी पार्ट इस्तेमाल करेंगे और अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इस एग्जांपल में केस नंबर 3 अप्लाई होगा इस एग्जांपल में। क्लियर, और इसका जनरल आंसर ये है हमारे पास। अब इसका जनरल आंसर देखें, लिखने का तरीका कर, बिग बिग ऑफ एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन हमारे पास क्या है, एन क्यूब है हमारी एग्जांपल में, एन क्यूब मल्टीप्लाई होगा ए ऑफ ए हमारे पास क्या है 4। ठीक है, ए की पावर एन बाई बी, एन हमारे पास यही है एन, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, यानी कि 4 की पावर एन ओवर 3। अब ये हमारे पास इस रिकर्जन एग्जाम्पल का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल का, सारी की सारी एग्जाम्पल का, इस सारी की सारी एग्जाम्पल का। क्लियर,
अब इन तमाम केसेस को हम वन बाय वन डिटेल में एग्जांपल्स के साथ, मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जी, सबसे पहले हम केस 2 को ही सॉल्व करते हैं। केस टू के लिए एग्जांपल्स हमारे पास ये है, और जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए और रिकर्जन ट्री के मेथड के जरिए भी इनको सॉल्व किया है हमने। मैंने इनडायरेक्ट केस 2 पे इसलिए लेके गया हूँ क्योंकि ये एग्जांपल्स आपने पहले सॉल्व की हैं और इनका आंसर आपको पता है, ठीक है। इसके बाद हम केस 3 पे जंप करेंगे और लास्ट में हम केस 1 पे आएंगे, क्लियर। अब इन एग्जांपल्स को हमने सॉल्व करना है। ये एग्जांपल मैंने अभी लास्ट स्लाइड में भी सॉल्व की है। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसमें से ए की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। ए की वैल्यू क्या है? 1, क्लियर। एफ ऑफ एन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है? वो भी 1। और इसमें बी की वैल्यू को भी आप आइडेंटिफाई कर लें, तो क्योंकि इसमें बी यूज नहीं हो रहा है, अगर ना भी करें तो तब भी ठीक है, अगर कर लें तब भी ठीक है, लेकिन बी की ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए आपकी रिकर्जन में कि बी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बी जो है वो ग्रेटर देन 0 ही है। बी की वैल्यू क्या है? 1 है। आपने ये 3 वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लेनी है, फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, क्लियर। उसके बाद आपको ये कंडीशन आपने चेक कर ली कि ए ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ए ग्रेटर देन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, केस नंबर 2, क्लियर। अब इस कंडीशन को, इस वैल्यू को आपने चेक करते हुए केस को मैच करना है, और हर केस का आंसर, जर्नल आंसर आपको जुबानी याद होना चाहिए, ठीक है। इसके एग्जांपल सॉल्व करने के लिए ये जर्नल आंसर है इस केस का। आंसर, जर्नल आंसर क्या है कि बिग ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ एन से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए एन इसी तरह हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और एफ ऑफ एन की जगह पे हमारे पास एफ ऑफ एन की वैल्यू पुट कर दें। एफ ऑफ एन की जगह पे हमारे पास क्या है? 1, सिंपली 1। एफ ऑफ एन की जगह पे हमने सिंपली 1 पुट किया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आंसर आ जाएगा? इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा बिग ऑफ एन। ये इस एग्जाम्पल का आंसर है, ठीक है। ये जो हमने कैलकुलेट पहले भी किया है, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखें इस एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल थोड़ी डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे एफ ऑफ एन डिफरेंट आ गया। इसमें भी सबसे पहले वही चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है कि ए किसके इक्वल है? 1 के। एफ ऑफ एन किसके इक्वल है आपके पास? ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है? एन। और बी किसके इक्वल है? बी भी इक्वल है 1 के, ठीक, कोई इशू नहीं। अब सिंपली इसको भी आप उस फार्मूले में पुट करें कि एन मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ एन से, ठीक है। सिंपली इसमें एफ ऑफ एन क्या है आपके पास? ये एन इसी तरह आ जाएगा, फर्स्ट वाला एन, और सेकंड एफ ऑफ एन की जगह पे आपके पास आ जाएगा एन, क्योंकि एफ ऑफ एन की वैल्यू है सिंपली एन। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे बिग ऑफ ये एन स्केयर बन जाएगा, क्लियर। यही इसका आंसर है जो हमने पहले ही सॉल्व किया है, ये, क्लियर। जी, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये भी इसी तरह, इसमें कोई नहीं, सिर्फ एफ ऑफ एन हमारे पास चेंज होगा। एफ ऑफ एन हमारे पास ये है, ठीक है। एफ ऑफ एन, तो एफ ऑफ एन को आपने सिंपली क्या करना है? एफ ऑफ एन को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है?
एन से, क्योंकि इसमें ए इक्वल टू 1 है, तो एफ ऑफ एन की जगह पे लॉग ऑफ एन लिख देंगे, तो लॉग ऑफ एन आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारे पास इसका आंसर है, जो कि हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है रिकर्जन मेथड और ट्री मेथड के जरिए। क्लियर? जी, केस नंबर 3। जी, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है कि हमारे पास कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन होना चाहिए 1 के। ऑलराइट, देखते हैं इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, अब इसका जनरल आंसर ये है हमारे पास, ये इसका जनरल आंसर है जो आपको याद होना चाहिए इस केस की सूरत में। क्लियर? और ये केस नंबर 3 का ए पार्ट है। ए पार्ट मीन्स जब हमारे पास बी की वैल्यू भी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जब हमारे पास बी की वैल्यू इक्वल होगी 1 के। ठीक है, ये सिर्फ ए पार्ट के लिए, केस नंबर 3 के ए पार्ट के लिए बी की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी जब। अब देखें, फर्स्ट एग्जांपल सोल्व करते हैं। इसमें ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ट्रू। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। और एफ ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो भी 1। ठीक है, अब इसको लिखने, इसका जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला टी ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन में एफ ऑफ एन मल्टीप्लाई होगा किससे, ए की पावर एन से। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। बिग ओ ऑफ एन, एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एन की वैल्यू हमने पुट की है 1, आइडेंटिफाई की है हमने 1। 1 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास ट्रू है, ट्रू की पावर क्या बन जाएगा, एन। ठीक है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बिग ऑफ 2 की पावर एन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया है रिकर्जन ट्री मेथड के जरिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए। क्लियर? जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसकी। एंड 4, सॉरी, ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। इसमें ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, जो कि इस केस को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए ग्रेटर देन 1। ठीक है, बी की वैल्यू इसमें क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, और एफ ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास ये भी 1 है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, बिग ऑफ एफ, पहले क्या लिखते हैं जनरल आंसर में, पहली चीज है एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन हमारे पास है, सॉरी, एफ ऑफ एन की वैल्यू है 1, सॉरी, एफ ऑफ एन ये हमारे पास 1 है। एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन 1 मल्टीप्लाई बाय, दूसरी टर्म्स क्या है कि दूसरी टर्म ए की वैल्यू क्या है 4, 4, और 4 की पावर, ए की पावर एन है, तो 4 की पावर एन बन जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है, जो कि हमने सोल्व किया है, ये 4 की पावर एन। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं सोल्व करता हूँ। इसमें हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू हमारे पास 1, और एफ ऑफ एन की वैल्यू एन। क्लियर?
समझ आ गई। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसका कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ एन हमारे पास क्या, एफ ऑफ एन हमारे पास है एन, एन और मल्टीप्लाई बाय ए, इसको देखना, इसको देखना ए, हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है 3, 3 की पावर एन। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा एन इंटू 3 की पावर एन। क्लियर। इसी तरह कोई भी एग्जांपल हो सकती है, किसी भी तरह की रिकर्जन आ सकती है, जितनी मर्जी कम्प्लेक्स हो, कोई इशू नहीं है। बात समझ आ गई। अब सपोज कि मैं यहाँ पे एक रिकर्जन सॉल्व करने को आपको दे देता हूँ, जो कि 100 t ऑफ n माइनस 1 प्लस log ऑफ n। ठीक है, ये एक आप सिंपली इसको क्या करेंगे सॉल्व, इसमें से a की वैल्यू, ये आपके पास a आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास पूरा का पूरा फंक्शन जो है, ये आपके पास एफ ऑफ एन आ जाएगा। ठीक है, ये एफ ऑफ एन है, इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने सॉल्व करते वक्त अपने जर्नल आंसर को जहन में रखना है। जनरल आंसर में सबसे पहले क्या है, एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन एज इट इज आ जाएगा, यानी कि लॉग ऑफ एन, ये एफ ऑफ एन आ गया, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ए की पावर एन। ए हमारे पास क्या है, 100 की पावर एन, ये इसका आंसर है फाइनली। क्लियर, समझ आ गई। जी नेक्स्ट मूव करते हैं। केस नंबर 3 क्या, बी पार्ट। बी पार्ट में मैंने क्या कहा था, बी पार्ट में आपने ये कंडीशन याद रखनी है कि बी पार्ट के लिए बी की वैल्यू को भी आपने ऑब्जर्व करना है और बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आपके पास यूं भी आ सकती हैं, रिकर्जन यूं भी आ सकती हैं कि आप, मैं सपोज ये ऊपर वाले ही इसी एग्जांपल को लिख लेता हूं कि आपके पास टी ऑफ एन इक्वल टू 3 टी ऑफ एन माइनस 2 प्लस एन। अब देखें, इसमें से ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 3, बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 2, और एफ ऑफ एन की वैल्यू आपके पास क्या है, एन। क्लियर, एन, ये 3 वैल्यू आपने अभी पहली कंडीशन को भी देखना है, यानी कि ए की वैल्यू को भी आपने चेक करना है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ओके, सेटिस्फाई कर रही है, और बी की वैल्यू को भी आपने चेक करना है, बी की वैल्यू अगर इक्वल 1 होगी तो फर्स्ट केस लगेगा, अगर बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इस सूरत में ग्रेटर देन 1 है तो सेकंड केस लगेगा, यानी कि केस नंबर 3 का बी पार्ट लगेगा। क्लियर, केस नंबर 3 का बी पार्ट, ये बी पार्ट। क्लियर, जब बी की वैल्यू, इस बी कोफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। अब इसका जनरल आंसर क्या है, जनरल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखें इसको, एफ ऑफ एन है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, ए की पावर एन बाय बी के साथ। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं आसानी के साथ, कोई मसला नहीं। एफ ऑफ एन क्या है हमारे पास, एन है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ ए,
ए हमारे पास क्या है 3, ओके, और ए की पावर यानी कि 3 की पावर n इज एज इट इज आ जाएगा, और बी की वैल्यू क्या है 2, हम 2 लिख देंगे। ये हमारे पास इस रिकर्जन का सॉल्यूशन है, इस रिकर्जन का सॉल्यूशन क्लियर। इस सारी रिकर्जन का हमारे पास सॉल्यूशन हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इसकी फर्दर एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे b की वैल्यू ग्रेटर देन 3 भी है, मैंने एग्जांपल सॉल्व कर दी, 5 भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे 100 भी आ सकता है, ठीक है। कोई भी वैल्यू हो सकती है, के वैल्यू भी आ सकती है, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। बात समझ आ गई। तो कोई कांस्टेंट भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरह ये देखें, b की वैल्यू हमने इस एग्जांपल को सॉल्व करें तो हमारे पास a की वैल्यू है 4, सॉरी a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई की है 3, ठीक है, और f ऑफ n की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई की है n। तो इसका जनरल आंसर क्या है, इसका लिखने का तरीका क्या है, आंसर लिखने का तरीका कार क्या है कि एफ ऑफ एन हमारे पास है n मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, a की पावर n, ए की वैल्यू क्या है, वैल्यू पुट करेंगे हम, ए की वैल्यू क्या है 4, 4 की पावर n बाय बी की वैल्यू हमने आपके पास क्या है 3, ठीक है। ये हमारे पास एक आंसर आ गया इस एग्जाम्पल का, जो गया ये मैंने फाइंड आउट करके लिखा है, क्लियर। जी, केस नंबर 1 क्या है कि आपके पास a की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 1, a की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 1 मीन्स कि फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/4 आ जाएगा, ठीक है, 2/3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। फ्रैक्शनल वैल्यू होगी पॉइंट्स में, यानी कि 0 से लेकर वो 0.1 हो सकता है, वो 0.2 हो सकता है, ठीक है, 0 से ग्रेटर वैल्यू 1 तक, 0 से लेकर 1 की रेंज में जो वैल्यू आएगी जाहिर है वो पॉइंटिंग वैल्यू होगी, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन, क्लियर। तो ये सारी की सारी रिकर्जन जो होंगी वो केस नंबर 1 होगा, क्लियर। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें a की वैल्यू क्या है 1/2, इट मीन्स ये क्या है 0.5, क्लियर। ये लेस देन है 1 से, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो हम इसको जनरली आंसर इसका क्या लिखेंगे, सिर्फ आंसर क्या आएगा थीटा ऑफ एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन हमारे पास क्या है इसमें, एफ ऑफ एन इस एग्जांपल में एफ ऑफ एन, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, बिग ऑफ एफ ऑफ एन, ठीक है। ये इसका जनरल आंसर है एफ ऑफ एन, बिग ऑफ एफ ऑफ एन। तो हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं एफ ऑफ एन की, बिग ऑफ 1, ये इसका आंसर है इस एग्जांपल का, क्लियर। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, 2/3, ठीक है। 2/3 हमारे पास a की वैल्यू 2/3, इसको आप डिवाइड करके ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो इशू नहीं,
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ठीक है। जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम इसमें से बाकी चीज़ें भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एफ ऑफ एन इसका क्या है, एफ ऑफ एन इक्वल है एन के। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, जनरल आंसर क्या है, जनरल आंसर है सिर्फ एफ ऑफ एन आना चाहिए, ठीक है। और एफ ऑफ एन हमारे पास एफ ऑफ एन की है वैल्यू क्या है, बेसिक जो हमने ऑब्जर्व की वो एन है। तो इसका आंसर हमारे पास ये फाइनल आंसर होगा, बिग ऑफ एन। क्लियर। इसी तरह ये थर्ड एग्जांपल है, इसका भी आंसर एंड सो ऑन। अब आते हैं मास्टर थ्योरम डिवाइडिंग फंक्शन की जानब। ये सिर्फ मैं आज इनकी एग्जांपल सॉल्व नहीं करनी, सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा थ्योरम का कि इसमें क्या क्या केसेस हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें भी आपने चंद वैल्यूज को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इसमें भी चंद वैल्यूज को ऑब्जर्व करना है। जैसे हमने डिवाइडिंग फंक्शन के लिए जो मास्टर थ्योरम पढ़ा है उसमें ए और बी की वैल्यू को ऑब्जर्व करते थे और एफ ऑफ एन की वैल्यू को ऑब्जर्व करते थे। इसी तरह इसमें भी चंद वैल्यू को ऑब्जर्व करना है, वो देखते हैं वो चंद वैल्यू कौन सी हैं, ठीक है। सबसे ये जर्नल फॉर्म है हमारे पास रिकर्जन्स की, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है, इसमें भी ए की वैल्यू को आपने ऑब्जर्व करना है, ए भी देखना है, बी भी आपके पास आएगा, ए की कंडीशन एफ ऑफ एन भी आएगा, ठीक है। ए की कंडीशंस को आपने सेटिस्फाई करना है कि ए की कंडीशन जो है जनरल ए ग्रेटर देन इक्वल 1 होना चाहिए और बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एफ ऑफ एन जनरल फॉर्म यानी कि जनरल आंसर इसका इस डिवाइडिंग थ्योरम का, डिवाइडिंग रिकर्जन्स के लिए मास्टर थ्योरम का जनरल आंसर ये है, ठीक है, जनरल आंसर। अब ये थ्योरम है तो हम इसको देखते हैं कि इसकी फर्दर इसमें क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। ये आपने दो वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है, ए और बी का आपको आइडिया है कि ए क्या है, बी क्या है, एफ ऑफ एन क्या है, वो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ऑब्जर्व करना सीख चुके हैं। अब हमने उन वैल्यूज को यूज करते हुए हमने ये दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है कि लॉग ऑफ ए ऑफ बी ये आपने फाइंड आउट कैलकुलेट करना है और के की वैल्यू आपके पास क्या है, ठीक है। तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं इसके अकॉर्डिंगली फिर तीन केसेस इसके भी बनेंगे, इस थ्योरम के भी। फर्स्ट केस है जब ये log ऑफ ए ऑफ बी ग्रेटर देन होगा के, ठीक है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस कंडीशन का फर्स्ट केस का जनरल आंसर हमारे पास ये आएगा, ठीक है। इसमें ये log ऑफ ए ऑफ बी है, जैसे यहाँ पे ये log ऑफ ए ऑफ बी लिखा है n की पावर में, n की पावर में log ऑफ ए ऑफ बी, बी बेस के साथ ए ऑफ बी, ये इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। यानी कि अगर फर्स्ट केस ट्रू होता है, यानी कि ये दोनों वैल्यू हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जब ये वैल्यू log ऑफ ए ऑफ बी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी के, तो हम जनरल आंसर इसका यूं इस फॉर्म में लिखेंगे, क्लियर। इसी तरह इसका दूसरा केस है, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं देन हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं। वो तीन पॉसिबिलिटीज क्या है कि हमने P की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। P की वैल्यू को चेक करना है। अब P की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, P की वैल्यू हमने ये जनरल आंसर थ्योरम के जनरल आंसर में आइडेंटिफाई की है, ये P की वैल्यू है, ये हमारे पास P की वैल्यू है, ठीक है। ये हमने चेक करना है कि P की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्लियर। ये हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो फिर देखेंगे। तो P की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हुए अगर P की ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम हमारा जनरल आंसर ये होगा,
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पी की वैल्यू के साथ तो हमारा जनरल आंसर ये होगा, और अगर हमारे पास ये पी की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन तो हमारा जनरल आंसर ये होगा। ठीक है, इसी तरह इसका थर्ड केस आएगा हमारे पास, उसमें भी अगर log ऑफ ए ऑफ बी की वैल्यू लेस देन है के तो दो पॉसिबल कंडीशंस हमारे पास होंगी, पी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और पी की वैल्यू लेस देन 0। इन तीनों केसेस की एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और